साथियों, आप सभी का बीजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयोध्या में मस्जिद बनाने हेतु एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। तो उसके संदर्भ में विभिन्न तथ्यों को यहाँ पर देखेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, उसके तहत एक टॉपिक दिया गया है, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। उसके अंतर्गत यह जो मस्जिद बनाने जो ट्रस्ट का गठन है, यह टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात करते हैं तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने का भी आदेश दिया गया था और इसी आदेश के अनुसार एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस ट्रस्ट का जो नाम दिया गया है वह महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम जो है वो है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। तो याद रखिएगा, इस ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम दिया गया है। अब ट्रस्ट की स्थापना का कारण देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस फैसले के अनुसार अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई तथा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का अन्य भूखंड अन्य जगह पर सौंपने का आदेश दिया गया। इसी के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है इस ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी होगा तथा ट्रस्ट के सचिव जो हैं वो आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य करेंगे। अब ट्रस्ट का कार्य क्या होगा, तो ट्रस्ट के कार्यों को भी देख लेते हैं। तो ट्रस्ट जो है यह मस्जिद का निर्माण करेगा तथा इसके साथ ही आम जनता की भलाई के लिए अन्य सुविधाओं का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाएगा तथा ट्रस्ट स्थानीय जनता के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सामुदायिक रसोई सहित अन्य सामुदायिक सेवाएं भी प्रदान करेगा। और यह एक शोध केंद्र, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा एक प्रकाशन घर पब्लिकेशन के माध्यम से भारतीय समाज पर भारत इस्लामी सांस्कृतिक प्रभावों को स्पष्ट करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। आगे हम लोग थोड़ा सा वक्फ क्या होता है, वक्फ के बारे में बात कर लेते हैं। तो धार्मिक और धर्मार्थ अर्थात चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर दी गई संपत्ति को क्या कहते हैं? वक्फ कहा जाता है। और कानूनी रूप से वक्फ जो होता है ये मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ अर्थात चैरिटेबल के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल मतलब पैसे के रूप में या जमीन के रूप में चल या अचल संपत्ति के इस्लाम को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी अर्पण है, मतलब स्थायी तौर पर दिया जाता है। किसके द्वारा? जिसने इस्लाम को स्वीकार किया है अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाला। और एक वक्फ का जो निर्माण है एक विलेख अर्थात डीड या उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है या एक संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि इसका उपयोग जो है लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो। इसके अलावा एक गैर मुस्लिम भी एक वक्फ बना सकता है, किंतु इसके लिए व्यक्ति को इस्लाम को स्वीकार करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए, मतलब उसका इस्तेमाल किसी अन्य पर्पज से नहीं होना चाहिए। तथा प्रत्येक वक्फ जो है वो वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ एक्ट 1995 द्वारा शासित किया जाता है। तो यह अधिनियम याद रखेगा कि वक्फ को किस अधिनियम के द्वारा शासित किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, तो वक्फ अधिनियम 1995 के द्वारा। तथा इस अधिनियम के तहत एक सर्वेक्षण आयुक्त जो होता है वो स्थानीय जांच गवाहों को बुला करके और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है। तथा वक्फ का जो प्रबंधन है वो एक मुतावली द्वारा किया जाता है जो एक पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह जो वक्फ होता है या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत स्थापित एक ट्रस्ट के समान होता है, किंतु ये ट्रस्ट कैसा होता है? इसे धार्मिक एवं धर्मार्थ चैरिटेबल उपयोग की तुलना में व्यापक उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है तथा स्थापित ट्रस्ट को वक्फ के विपरीत बोर्ड द्वारा भंग भी किया जा सकता है। अब वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो वक्फ बोर्ड क्या करता है? तो वक्फ बोर्ड जो है संपत्ति प्राप्त करने एवं रखने और ऐसे किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति रखने वाला एक न्यायिक व्यक्ति होता है, ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है। मतलब एक प्रकार से वक्फ बोर्ड को एक न्यायिक व्यक्ति की मान्यता दी जाती है तथा बोर्ड किसी पर मुकदमा कर सकता है और बोर्ड पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि इसे कानूनी संस्था या न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। अब वक्फ बोर्ड की संरचना की बात कर लेते हैं कि इसका कंपोजिशन कैसा होता है। तो प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं।
ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय जो है 1 लाख या इससे अधिक होती है। अब कौन कौन शामिल होता है उनको देख लेते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नामित 1 या 2 सदस्य होते हैं, मुस्लिम विधायक एवं सांसद इसके सदस्य होते हैं, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य तथा इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान और वक्फों के, विभिन्न वक्फों के जो मुतावली होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अल्पाइन प्लांट के बारे में। तो वैज्ञानिकों ने पहली बार मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ के रोहतांग क्षेत्र में कुछ दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों सहित अल्पाइन पौधों की लगभग 70 प्रजातियों की खोज की गई है। रोहतांग राजमार्ग सहित रोहतांग के आसपास का क्षेत्र जो है ये जंगली औषधि फूलों से आच्छादित है तथा दशकों से इस क्षेत्र में वनस्पतियों की प्रचुर वृद्धि देखी जा रही है तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि वनस्पतियों की जो अभी वृद्धि देखी जा रही है उसका प्रमुख कारण पर्यटकों के दबाव में कमी, सीमित वाहनों की आवाजाही एवं अन्य मानव जनित गतिविधियों में कमी का होना है। गौरतलब है कि पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप तथा वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण रोहतांग क्षेत्र में पर्यटकों एवं वाहनों की आवाजाही में कमी आई है, तो इस वजह से भी यहाँ पे इनकी वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा ब्लू पॉपी, जिसकी चर्चा हम लोग ने पिछले वीडियो में 31 जुलाई वाले वीडियो में इसकी चर्चा की है, तो ब्लू पॉपी, जिसे हिमालयी फूलों की रानी के रूप में जाना जाता है, रोहतांग के आसपास बहुतायत में पाया गया है। अब थोड़ा सा ये अल्पाइन प्लांट या जो अल्पाइन पौधे हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो अल्पाइन पौधे वे पौधे होते हैं जो अल्पाइन जलवायु में बढ़ते हैं और अधिक ऊंचाई पर एक ट्री लाइन से ऊपर उगते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि अल्पाइन जलवायु क्या होता है। तो अल्पाइन जलवायु उस ऊंचाई की जलवायु को कहते हैं जो वृक्ष रेखा अर्थात ट्री लाइन से ऊपर हो। और किसी जगह की जलवायु अल्पाइन है तभी कहा जा सकता है जब वहाँ किसी भी महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ट्री लाइन या वृक्ष रेखा। तो प्रश्न उठता है कि वृक्ष रेखा क्या होती है। तो वृक्ष रेखा जो है वो पर्यावास अर्थात हैबिटेट की वो सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं तथा वृक्ष रेखा के पार मतलब उससे ऊपर वृक्ष पर्यावरण की विषम परिस्थितियों जैसे कि बहुत कम तापमान होना, अपर्याप्त वायुदाब और आर्द्रता की कमी के कारण उग पाने में असमर्थ होते हैं। तो वृक्ष रेखा के ठीक ऊपर वृक्षों का विकास जो होता है अवरुद्ध रहता है तथा वृक्ष अक्सर घनी झाड़ियों के रूप में उगते हैं। तो ये अल्पाइन जो पौधे होती हैं झाड़ियों के रूप में ही उगते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्पाइन जलवायु क्या होती है और ये ट्री लाइन क्या होता है। तथा अल्पाइन पौधे जो हैं अल्पाइन पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, जिसमें कम तापमान, सूखापन, परावैंगनी विकिरण, वायु, सूखा, खराब पोषण वाली मिट्टी एवं प्रतिकूल मौसम शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ अल्पाइन पौधे जो होते हैं वो औषधीय पौधे होते हैं, मतलब इनका औषधि इत्यादि में प्रयोग किया जाता है, उनमें औषधीय गुण होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमने NGT का उल्लेख किया, तो NGT के बारे में थोड़ी सी बातें याद रखिएगा कि NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना जो है एक अधिनियम के माध्यम से, उस अधिनियम का नाम क्या था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, इसके माध्यम से 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। तो इस प्रकार से यह क्या है, एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसके हेडक्वार्टर के अलावा इसके 4 रीजनल मुख्यालय भी हैं या रीजनल सेंटर भी हैं। कौन कौन से, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि अस्थायी नागरिकता प्राप्त पाने के लिए सबसे बड़ा प्रवासी समूह के रूप में भारत उभर करके आया, भारतीय नागरिक। तो भारतीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े प्रवासी समूह बन गए। तो इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्रवासी समूह कौन सा बना है, तो भारतीय बने हैं। तथा वर्ष 2019-20 में 38,000 से अधिक भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की है तथा भारतीयों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में पिछले वर्ष की तुलना में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब भारत के पश्चात किसका नंबर आता है, तो भारत के पश्चात क्रमशः ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन के नागरिक, उसके बाद तीसरे नंबर पर चाइना है और चौथे नंबर पे पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो पहले नंबर पर भारतीय हैं प्रवासी समूह के रूप में, दूसरे नंबर पर ब्रिटिश हैं, तीसरे पे चाइनीज हैं और चौथे पे पाकिस्तानी हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पोर्ट लुइस के संदर्भ में।
तो देखते हैं कि पोर्ट लुइस चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले पोर्ट लुइस की अवस्थित को देख लेते हैं, यहाँ है कहाँ पर, और इसको भी हम लोग मैप में भी देख लेंगे। तो पोर्ट लुइस या हिंद महासागर में अवस्थित मॉरिशस की राजधानी नगर है, अर्थात इसकी राजधानी है, और यह अपने फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मॉरिशस पहले फ्रांस का उपनिवेश था। अब चर्चा का कारण क्यों है, तो हाल ही में संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ द्वारा भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित पोर्ट लुइस में नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो इन दोनों ने मिलकर के इसको संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया, इस वजह से पोर्ट लुइस चर्चा में आया था। अब नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद अभी लास्ट में हम लोग मैप में भी देख लेंगे पोर्ट लुइस को। तो ये जो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व यह चर्चा में क्यों आया है, तो संदर्भ यह है कि भारत सरकार द्वारा जारी भारत में बाघ सह शिकारी एवं शिकार की स्थिति, इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर एंड प्रे इन इंडिया पर एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए शिकार की कमी है, मतलब इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता नहीं है, इनको शिकार करने के लिए पर्याप्त जीवों की वहाँ पे कमी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, यह चीज़ याद रखिएगा। इसके दक्षिण भाग में गुंडला ब्रह्मेश्वर अभ्यारण्य और उत्तरी भाग में दोरनाला एवं श्री सैलम पर्वतमाला में बाघों का घनत्व तो सबसे अधिक है। गौरतलब है कि ये तीनों ही, मतलब आपका ये गुंडला ब्रह्मेश्वर अभ्यारण्य और दोरनाला और श्री सैलम पर्वतमाला, ये आपके नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के ही अंतर्गत स्थित हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक मानव दबाव कम नहीं होता है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में शिकार एवं बाघों की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। इसके अलावा इसमें जो सह शिकारियों के संबंध में जो बात कही है कि इस बाघ रिजर्व में जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियाँ, चित्तीदार बिल्लियाँ एवं तेंदुए विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत में हैं, तो ये भी शिकारी ही होते हैं। और रिजर्व में बाघों के शिकार के लिए चूहे, हिरण, काला हिरण एवं चौसिंगा पाए जाते हैं। और इस बाघ रिजर्व में और समस्या क्या है, तो इस बाघ रिजर्व से होकर के जाने वाले राष्ट्रीय एवं अन्य राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग रिजर्व के अंदर बाघों के गलियारे को प्रभावित करते हैं, जिससे बाघों को शिकार को देखने एवं पकड़ने में बाधा उत्पन्न होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। तो यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, या इसको शॉर्ट में हम लोग NSTR भी कहते हैं। और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तारित है। तो इस प्रकार से यह 2 राज्यों में फैला हुआ है, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तथा इस अभ्यारण्य का अधिकांश क्षेत्र जो है नल्ला माला पहाड़ियों में स्थित है। तो याद रखिएगा नल्ला माला पहाड़ियाँ जो हैं यहीं पर स्थित है। तथा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया था। तो यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए। तो कई बार पूछ लेते थे प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया, तो 1973, 72 से कन्फ्यूजन होता, 72 में नहीं था, ठीक है। और हाथियों के लिए 1992 में 1992 में प्रारंभ किया गया था तथा वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया था। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है इस अभ्यारण्य में 130 किलोमीटर तक बहती है तथा इस अभ्यारण्य को उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। तो याद रखिएगा इस अभ्यारण्य या बाघ टाइगर रिजर्व से होकर के कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। अब कृष्णा नदी की बात आई तो कृष्णा नदी के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि कृष्णा नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी है, गोदावरी है। तथा ये महाबलेश्वर की चोटी के निकट से निकलने के बाद, महाबलेश्वर की चोटी से निकलने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। और इस नदी का 27% हिस्सा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 44% और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मिलाकर के 29% हिस्सा प्रवाहित होता है। तथा इसकी यदि सहायक नदियों की बात करें तो आपके कृष्णा नदी की सहायक नदियों में कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हंगोई, दोनी, भीमा, डिंडी, मूसी, मनीषू, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं।
इसके अलावा नागार्जुना सागर जो है वो आपका कृष्णा नदी पर ही स्थित है, कृष्णा नदी और डिंडिन नदी के तट पर। तथा शिवाजी सागर जो है वो कोयना नदी इसकी सहायक नदी पर, तुंगभद्रा जलाशय तुंगभद्रा नदी पर, और हुसैन सागर जो है वो मूसी नदी पर है, और बैनी विलास सागर जो है हंगोरी नदी पर। और ये जितनी नदियाँ बताए हैं ये सब के सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि आंध्र प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। इसके अलावा तेलंगाना में 2 हैं, कौन से 2 क्या 3 हो गए, इसको नागार्जुन सागर श्रीशैलम को भी शामिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। कवाल है, अमरापाल है, अमराबाद है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो भी इसमें विस्तारित है। अब हम लोग लास्ट में मैप में जो मॉरिशस है, मॉरिशस को देख लेते हैं, उसकी अवस्थिति को। ये मैप के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इसको क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है कि द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो मैप में आप देखेंगे ये आपका स्टार बना हुआ, ये आपका मॉरिशस है, और यहीं पर ये इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। और यहाँ देख रहे होंगे ये डॉटेड लाइन जो है ये आपकी क्या है, विषुवत रेखा है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो द्वीप हैं उनको भी देख लेते हैं। ये डियागो गार्सिया है, यहाँ पर विक्टोरिया सेशल्स है, और ये आपका मेडागास्कर है। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और इधर आपका रियूनियन है, और यहीं पर ऊपर आप जाएंगे तो सकोत्रा आइलैंड है। सकोत्रा आइलैंड पे किसका अधिकार है, यमन का अधिकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।